मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा अध्ययन का केंद्र है वो है स्टार मतलब तारा। तो स्टार क्या होता है, तारा क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। छोटा वीडियो रहेगा, बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। तारों का जन्म कैसे होता है, तारे कैसे मरते हैं, ब्लैक होल के क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सब वो उसको एक बार हम लोग ध्यान से देख लेंगे। तो चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। तो देख लीजिए स्टार क्या होता है। तो जिसके पास में खुद की ऊष्मा हो और खुद की लाइट हो, मतलब जिसके पास में खुद की ऊष्मा हो और खुद का प्रकाश हो, उसी को हम स्टार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सन, क्योंकि जो सूर्य है ये अपने आप में एक तारा है, ठीक। और जो तारों का समूह होता है इसको तारामंडल कहते हैं। तो टोटल हमारे ब्रह्मांड में अगर बात करें तो 25 मिलियन तारे हैं। कितने मिलियन तारे हैं? 25 मिलियन तारे हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा हैं। अब तारे बनते कैसे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये भी है। तारे गैस से बने होते हैं। एक्चुअल में जो तारा होता है वो गैसों का ही समूह होता है। गैसों का गोला या जो विरल गैस होती है ना, शुरू में। लेकिन धीरे धीरे क्या होती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इसकी वजह से ये गैसें जो हैं आपस में क्या होने लगती हैं, करीब होने लगती हैं, है ना, और कंसाइज होने लगती हैं। और इसी से फिर निर्माण होता है निहारिका या नेबुला का, ठीक है। काय का निर्माण होता है? संकेंद्रण से निहारिका या नेबुला। किसका? गैसों का गोला होगा, मतलब गैसें दूर दूर होंगी, जब वो पास आएंगी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण संकेंद्रित होंगी, है ना, तो उससे निहारिका या नेबुला का निर्माण होगा। अब इसको पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे ये विरल गैस है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये अणु काफ़ी दूर दूर हैं, है ना, चूंकि गैस है तो गैस के अणु स्वाभाविक सी बात है दूर होंगे। अब धीरे धीरे करके ये ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते आपस में एक दूसरे के क्या आने लगे, करीब आने लगे। और करीब आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर संकेंद्रण होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, निहारिका मतलब गैसों का धुंध, जिसको हम लोग कोहरा कहते हैं, उसका निर्माण होगा। ये सेकेंड स्टेज है। यहाँ से जब हम और आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा संकेंद्रण होगा तो यहाँ से जन्म होगा तारों का, ठीक। मतलब घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई चीज़ पास में आएगी तो उसके अणु जब पास आएंगे तो उससे डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब तारे की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और इसमें ऊष्मा और ऊर्जा का भी संकेंद्रण हो जाएगा, मतलब इसमें हीट भी आ जाएगी और एनर्जी भी आ जाएगी। और इसके कारण क्या होगा, ये आग पकड़ लेता है, ठीक। और अपने अंदर से वो हीट को रिलीज़ करता है, जिसके कारण हमको तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। और इस तारे की जो नेक्स्ट जो अवस्था होती है इसको हम लोग कहते हैं लाल दानव तारा। कौन सा तारा? लाल दानव तारा, ठीक। अब इसको समझते हैं कि लाल दानव तारा क्या होता है। तो ये जो तारा है, जब धीरे धीरे करके इसकी ऊर्जा घटने लगती है या अपनी एनर्जी को ये लॉस करता है तारा, तो ये बन जाता है लाल दानव तारा, है ना। इसको कहते हैं रेड जाइंट स्टार। मतलब किसी तारे की अगर 90% ऊर्जा खत्म हो जाए तो हम उसको लाल दानव तारा कहते हैं। ये भी दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है छोटा, दूसरा होता है बड़ा। जो छोटा होगा उसको हम कहते हैं श्वेत वामन तारा या जीवाश्म तारा। क्या कहते हैं इसको? श्वेत वामन तारा। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइट डॉर्फ स्टार, ठीक है, या फॉसिल स्टार भी कहते हैं। और यही फॉसिल स्टार जो होता है या श्वेत वामन तारा होता है, ये आगे चल के काला वामन तारा बन जाता है और यहीं से निर्माण होता है ब्लैक होल का। काय का निर्माण होता है? ब्लैक होल का। याद रखिएगा, ब्लैक होल दो स्थिति में बनते हैं। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी दो स्थिति। एक स्थिति आपको यहाँ देखने को मिल गई, अगली स्थिति हम लोग देखते हैं अभी इसके बाद। लेकिन अभी पहले यहाँ देख लीजिए, लाल दानव तारा, इसका जो बड़ा रूप होता है उसको हम लोग कहते हैं अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। क्या कहते हैं इसको? सुपरनोवा तारा। एक्चुअल में जो किसी भी तारे की जो एनर्जी का जो केंद्र होता है वो होता है आपका क्या? हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इससे हीलियम का निर्माण होता है। मतलब एक प्रकार से ये नाभिक की संलयन की क्रिया या न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, उसमें हीट पैदा होती है, ठीक। तारों की ऊर्जा प्लाज्मा के रूप में होती है, ठीक है। जो तारों की जो एनर्जी होती है उसका जो सोर्स है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों का जो मिक्स फॉर्म होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइंस में हमने पढ़ा है। सूरज जो है या सूर्य जो है वो 5 अरब साल का हो चुका है। मतलब 5 अरब साल पहले सूर्य का जन्म हुआ था, क्योंकि सूर्य क्या है? तारा है, स्टार है, ठीक है। बहुत से तारे ऐसे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं। अभी और 5 अरब साल तक सूर्य यूं ही एनर्जी देता रहेगा, ठीक है, बहुत साल बचे हैं अभी तो। और अंत में यह लाल दानव तारा बन जाएगा, क्योंकि एनर्जी लॉस होगी, 90% एनर्जी लॉस हुई जहाँ, तो वहाँ क्या बनेगा? वो लाल दानव तारा। और लाल दानव तारा के भी फिर दो स्टेज होंगी। छोटे आकार का जो तारा है उसको श्वेत वामन तारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? श्वेत वामन तारा कहते हैं, ठीक, क्योंकि अपनी 90% ऊर्जा खो देता है। ये आपने देखा यहाँ पे, जो श्वेत वामन तारा है ये 90% ऊर्जा क्या करता है? अपनी लॉस कर देता है।
ठीक। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, श्वेत वामन तारा, और यह अंत में चमकता है। ठीक है, कैसे चमकता है, ये अंत में ये चमकना शुरू कर देता है। और याद रखिए सूर्य से छोटा होता है। क्या होता है, सूर्य से ये छोटा होता है। और जब 100% इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तब इसे काला वामन तारा या ब्लैक डॉर्फ स्टार भी हम लोग कहते हैं। मतलब ये एक प्रकार से अंतरिक्ष का कचरा है, कुल मिलाकर ये है, ये अंतरिक्ष में बेकार के पड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हम किसी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, तो ये वैसे ही है। जब ये किसी काम का नहीं रहता तो एक प्रकार का क्या है, ये आपका एनर्जी इसकी पूरी लॉस हो जाती है। तो ये एक प्रकार का अंतरिक्ष का कचरा है। ठीक, कौन सा, ये काला वामन तारा। श्वेत वामन तारा जब पूरी एनर्जी खो देगा तो वो काला कलूटा पड़ जाएगा और यहीं से जन्म होगा ब्लैक होल का। और याद रखेंगे जो ब्लैक होल है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। वो कभी हम विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक, अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक्चुअल में अभिनव तारा क्या है, जिसको हम लोग सुपरनोवा या विस्फोटक तारा भी कहते हैं। यह सूर्य से आकार में बड़ा होता है। ठीक, और यह 4 भागों में इसके टुकड़े या अवस्थाएं इसकी पाई जाती है। तो अभिनव तारा की 4 स्टेज हैं। एक होता है न्यूट्रॉन तारा, यह बड़े साइज का टुकड़ा होता है। ठीक, दूसरा होता है पल्सर जो छोटे साइज का टुकड़ा होता है, और तीसरा होता है क्वेसर। तो याद रखेंगे जो पल्सर और क्वेसर जो होते हैं ये बहुत तेज़ी से घूर्णन करते हैं, बहुत तेज़ी से ये घूमने का काम करते हैं। ठीक है, और पल्सर से छोटा होता है क्वेसर, और इससे भी सबसे छोटा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, अब ब्लैक होल हमने वहाँ भी देखा था, और ब्लैक होल हम लोग अभिनव तारा की जो लास्ट स्टेज होती है वहाँ भी ब्लैक होल बनते हैं, लेकिन ये बड़ा स्ट्रांगली ब्लैक होल होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग ब्लैक होल होता है। ठीक है, अत्यंत छोटा होता है, एकदम साइज में छोटा होगा, है ना, और इसकी गति भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और अंत में ये एकदम सिकुड़ जाता है। बहुत छोटा होता है ब्लैक होल, है ना, बहुत छोटा, और अंत में सिकुड़ कर ये अत्यंत छोटा हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल। इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सिकुड़ेगी तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और उसका वेट भी बढ़ेगा, मास बढ़ जाएगा। ठीक, और इसकी एक क्षमता होती है ब्लैक होल की कि ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। मतलब ये लाइट एनर्जी को पूर्ण रूप से एब्जॉर्व करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है, किसमें, ब्लैक होल में। ठीक, कुल मिला के सिकुड़न होगा तो घनत्व बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी और ऊष्मा बढ़ेगी। सब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं चीज़ें, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है। एक्चुअल में ये भारतीय वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब, और इन्होंने 1983 में इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला था, है ना, चंद्रशेखर लिमिट के लिए। तो ये होती क्या है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। जो अब यहाँ देख लीजिए, अगर तारे का मास 1.44 से कम है, कितना, 1.44 से कम है, मतलब सूर्य से कम है। ठीक, और अगर स्टार का जो मास है वो 1.44 से अधिक है, मतलब हमने यहाँ सेंटर पॉइंट किसको रखा है, सूर्य को। अगर सूर्य के मास या द्रव्यमान से अगर कोई 1.44 कम है तो उसको अलग श्रेणी में रखेंगे, और उससे ज़्यादा है तो उसको हम लोग अलग श्रेणी में रखेंगे। मतलब इन्होंने 1.44 को एक लिमिट बनाई, और इस लिमिट के आधार पर बताया कि कोई स्टार सूर्य से बड़ा है या सूर्य से छोटा है, तो उसको एक लिमिट बताने के लिए उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया था, और 1983 में इसी चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, जो कि किसको बताएगा, मास को बताएगा। ठीक है, किसके मास को, सूर्य से कितना वो ज़्यादा है और मास कितना ज़्यादा, 1.44 या 1.44 से अधिक हो। तो मतलब सेंटर पॉइंट सूर्य को रखा, सूर्य से अगर 1.44 अधिक है तो सूर्य से वो ज़्यादा होगा, और उससे कम है तो वो कम ही होगा। ठीक है, मतलब चंद्रशेखर का जो मान है, लिमिट का मान, वो 1.44 मास ऑफ सन होता है। ठीक है, 1.44 द्रव्यमान ऑफ सन। ठीक है, मतलब सूर्य के द्रव्यमान को सेंटर पॉइंट मान के ही चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पर। अब हम लोग देख लेते हैं, सूरज से अगर 1.5 गुना बड़ा है तो उसको हम कहते हैं अभिनव तारा। कौन सा तारा कहते हैं, अभिनव तारा। ठीक है, अभी हमने देखा ना जो अभिनव तारा, ये सूर्य से 1.5 गुना बड़ा है। भाई साहब कितना बड़ा है, 1.5 गुना बड़ा। कुछ सूरज के बराबर होते हैं, सूर्य के बराबर होते हैं, बहुत सारे हैं। कुछ सूरज से 1.5 गुना छोटे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फ या बौना तारा। इससे पहले हमने देखा था ड्वार्फ या बौना तारा, पीछे हमने यहाँ देखे थे ना। ड्वार्फ यानी होता है छोटा, यहाँ ये इसमें हमने देखा था श्वेत वामन तारा। ड्वार्फ यानी होता है छोटा या बौना।
तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें रही, है ना। काफ़ी छोटा वीडियो है, ज़्यादा मैंने इसको बड़ा करने का प्रयास नहीं किया, अन्यथा चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में अगर हम लोग जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझें और बाकी चीज़ों को स्केप कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।